Hello everyone, I Yasir to welcome all of you to our YouTube channel Kashmir Civil Services Academy। कल हमने मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 दिया था जो कि बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न इंडिया था, जहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट रूट्स कौन थे जहाँ से ट्रेड होना था, और हमने वहाँ पे देखा कि यूरोपियन कंटेंडर्स क्यों आए हिंदुस्तान में। और उसके बाद हमने देखा क्रूसेड इवेंट जो हुआ था उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़े वर्ल्ड ट्रेड पे। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अराइवल ऑफ यूरोपियन कंटेंडर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया को गोल्डन स्पैरो क्यों बोला जाता था। देखिए, इंडिया को गोल्डन स्पैरो तीन वजह से बोला जाता था। सबसे पहला वजह जो था वो था नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया में बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट क्वांटिटी में थे। दूसरा जो रीज़न था वो था मॉनसून का रीज़न। मॉनसून एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ये हमने कल डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस करेंगे मॉनसून से वो ये है कि मॉनसून से वर्ल्ड ट्रेड कैसे इफेक्ट होता था इंडिया से। ठीक है, इंडिया से। ठीक है, देखिए, अगर आप वर्ल्ड ट्रेड की बात करेंगे ना, जो मॉनसून है उसको हम बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। क्या होता था, जब समर्स होते थे तब जो विंड्स थे उनकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट की तरफ होती थी, यानी कि विंड्स इस तरफ चलती थी। तो जो यूरोप था, यूरोप से जो जहाज आते थे, ये यहाँ पे जहाज है, यूरोप से जो जहाज आते थे वो सीधा पहुंच जाते थे कहाँ पे, इंडिया। क्योंकि उस टाइम के जो जहाज थे ना वो विंड से चलते थे। ठीक है, वो विंड से चलते थे, यहाँ से विंड आती थी और वो विंड से चलते थे और वो डायरेक्ट सीधा पहुंचते थे कहाँ पे, इंडिया। और जब विंटर्स आते थे तब ये जो विंडोज होते थे इनकी डिग्री चेंज हो जाती थी, ये 180 डिग्री चेंज हो जाती थी। यानी कि अब पहले अगर साउथ वेस्ट की तरफ था, अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ विंड जाते थे। ठीक है, उस टाइम क्या होता था, जब यहाँ से ये एक दफ़ा आते थे फिर जब ये वापस जाते थे ना यूरोप या कहीं और, तो विंडोज इनको सहारा देती थी वहां तक जाने का। ठीक है, और अब तीसरा इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो ट्रेड था इंडिया का वो काफी ज्यादा वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगा। तीसरा जो रीजन है वो ये है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आसान भाषा में अगर मैं इसको बोलूंगा, ये इकोनॉमी का टॉपिक है, आसान भाषा में अगर आसान भाषा में इसको मैं बोलूंगा, ये होता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब उस टाइम जो इंडिया था उसका इंपोर्ट कुछ खास नहीं था। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हॉर्सेस लाए जाते थे बाहर से। वो किसके लिए लाते थे, वो रॉयल होते हैं, रॉयल आर्मी के लिए जो हॉर्सेस लाते थे। एक्सपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट की बात करेंगे हम, एक्सपोर्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि यहाँ पे
नेचुरल रिसोर्सेज है और एग्रीकल्चर का जो डोमेन है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल था यहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह से जो यहाँ पे इन तीनों की वजह से जो यहाँ पे जो पैसा होता था वो यहीं पे रहता था। यहाँ पे जो पैसे होते थे वो यहीं पे रहते थे, वो लीक नहीं हो जाते थे। दैट इज वाई कि इंडिया वाज प्रॉस्परस। अब हम देखेंगे, हमने तो ये देखा कि इंडिया को गोल्डन स्पैरो क्यों बोला जाता था। अब हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की जो आउटलाइन है, जो हम पढ़ेंगे वो क्या है। देखिए, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की अब बात करते हैं, इसको लगभग ब्रिटिश ने जो यहाँ पे रोल किया वो तकरीबन 190 ईयर्स का था। पहले हम देखेंगे 1757 से बराबर 100 ईयर्स तक, 1857 तक, 1857 तक। ठीक है, ये कितने थे? ये 100 ईयर्स थे। इनमें क्या हुआ? इनमें सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अराइवल ऑफ कंटेंडर्स। उसके बाद हम देखेंगे कि एंग्लो कार्नेटिक वार्स क्या थे। फिर हम देखेंगे जब ब्रिटिश डोमिनेंट हो गई तो ब्रिटिश ने यहाँ पे सोचा कि क्यों हम सिर्फ ट्रेड करें। यहाँ पे इंडिया एक वीक मुल्क है, जहाँ का जो रूलर है वो इनकॉम्पिटेंट है, उस इसलिए इन्होंने सोचा कि अब हम इस पे कब्जा ही करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 7 गवर्नर जनरल्स के बारे में, यानी कि क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव से लेके डलहौजी तक। हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 2 गैंग्स थी, एक विक्टोरियस गैंग थी और एक वो जो हार रही थी, यानी कि मैसूर का बादशाह, ऐसे ही बंगाल का बादशाह। ठीक है, और विक्टोरियस गैंग कौन थी? एआईसी। उसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिशर जो यहाँ पे देते थे, डोमिनेट करते थे, वो अपनी मतलब ज़ाती फायदे के लिए करते थे। जो भी उन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लाया वो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। उसके बाद हम देखेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स। देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया तो फिर एक सीमा आ गई जहाँ से लोगों ने बोला कि मतलब इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जब ब्रिटिशर्स ने ग्रासेस पे भी टैक्सेस लगाना शुरू किया तब एक बम फटा जिसका नाम था द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और यहाँ से कहानी चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम अगले 90 साल देखेंगे कि क्या क्या हो गया इन 90 सालों में। ये जो 90 साल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे हम कि आईएनसी कैसे फॉर्म हो गई, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो मॉडरेटर्स थे वो कौन थे और उन्होंने क्या किया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि एआईसी का रोल जो है वो ख़त्म होता है और यहाँ पे जो रोल करता है वो होती है क्वीन, यानी कि ब्रिटिशर्स करते हैं अब रोल। सबसे पहले एआईसी प्राइवेट कंपनी थी, अब क्वीन खुद रोल करेगी यहाँ पे। और आईएनसी जब फॉर्म हो गई फिर उसके बाद हम देखेंगे ये मॉडरेटर्स कौन थे। उसके बाद आएगा तिलक एरा, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। वो क्या करेगी? वो पीपल्स को, जो लोग हैं उनको वो अवेक करेगी, नए नए फेस्टिवल्स बनाएंगे जिसकी वजह से वो प्रचार देंगे कि हमें आज़ादी क्यों चाहिए, ब्रिटिश हम पे कितना जुल्म करती हैं, बाकी सारी चीज़ें। और उसके बाद हम देखेंगे गांधीयन एरा। गांधीयन एरा में हम देखेंगे 2 साल गांधी तो ऐसे ही वेला बैठा होता है, उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी कि केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा अगेंस्ट इंग्लिश पीपल। ठीक है, उसके बाद एक अहम चीज़ होगा साइड में, वो होगा रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं सोवियत बन जाता है। सोवियत का मतलब होता है कि जो वर्कर्स होते हैं और लेबरर्स होते हैं वो वहाँ पे पावर में आते हैं और वहाँ पे एक आइडियोलॉजी फॉलो करती है, वो है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, और उस कम्युनिस्ट का इफेक्ट हम यहाँ पे देखेंगे इंडिया पे भी क्या होता है।
इसीलिए यहाँ पे भी मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स एंड लेबर मूवमेंट्स होते हैं। यहाँ पे भी हम देखेंगे कम्युनिस्ट आइडिया होता है, भगत सिंह को हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन जब आया उस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ गए ब्रिटिशर्स के। और उसके बाद सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि सेकंड वर्ल्ड वॉर जो था उसकी उससे हमको क्या फ़ायदा हुआ और उससे हमने आज़ादी कैसे छीनी ब्रिटिश ब्रिटिश पीपल से। क्योंकि ब्रिटिश जो थी ब्रिटिश हुकूमत वो एक्सटर्नल लड़ाई भी कर रही थी और इंटरनल भी। इंटरनल मतलब इंडिया में जो हो रहा था उसके साथ भी वो डील कर रहे थे, और जो वर्ल्ड वार में वो फंसे थे उसमें भी उन्होंने उसमें उसके साथ भी वो डील कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब अपने देश को बचाएंगे या इंडिया को बचाएंगे। उसी की वजह से हम देखेंगे कि हमें आज़ादी कैसे मिलती है। हम यहाँ पे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पढ़ेंगे और बहुत सारे रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अराइवल ऑफ, जो हमारा टॉपिक है, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंटेंडर्स की। ठीक है, पहले मैं रफली समझाता हूँ यहाँ पे कि जो अराइवल था वो कैसे बिगन हुआ। देखिए, सबसे पहले पुर्तगीज आए। क्यों पुर्तगीज आए? क्योंकि वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगीज का ही था। और जब पुर्तगीज ने देखा कि वास्को डी गामा वहां से 1 रुपए का मान लेते हैं, 1 रुपए का, रुपीज 1 का स्पाइस ले आते हैं और करीब करीब 90 टाइम्स का प्रॉफिट होता है, तो वो एज ए ट्रेड यूनियन बन जाते हैं वहां पे और वो आते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। उसके बाद आते हैं डच। क्योंकि अगर आप देखोगे मैप, यूरोप जो है, यूरोप में अगर ये यूरोप है, यहाँ पे पुर्तगीज होते हैं, यहाँ पे डच होते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश होते हैं और यहाँ पे फ्रेंच होते हैं। मान लो जो पुर्तगीज के साथ साथ जितने भी कंटेंडर्स आएंगे वो इनके पड़ोसी मुल्क हैं। ठीक है, जब डच आएगा उसके बाद आएगी ब्रिटिश और उसके बाद लास्ट में आएंगे यहाँ पे फ्रेंच। डैनिश भी आता था लेकिन उनका जो रोल था वो बहुत ही कम था, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम मेन मेन चीजें डिस्कस करेंगे। अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश था दे केम टू बी ए वेरी गुड कंटेंट, वेरी गुड कंटेंडर। कैसे? क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आगे था, जिसकी वजह से इकॉनमी उनकी बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। जब इकॉनमी बड़ी होती है तो एम्पायर भी बड़ा होता है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अब ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि उनके साथ साथ जो यहाँ पे है वो यहाँ रहे, तो उन्होंने क्या किया, मैं एक क्रूड एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ। जब उनके पास इकॉनमी थी, उनके पास कुछ तरह का, जो अगर उनके पास इकॉनमी थी ना तो उनके पास कुछ एडवांटेजेस भी थे, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे वार्स लड़े इनके साथ, कंटेंडर्स के साथ, और वो ये आसानी से सक्सेसफुल जीतने में हो गए। अब क्या बात है, अब मैं थोड़ा सा इसको क्रूड एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली लड़ाई जो होती है वो ब्रिटिश वर्सेस पुर्तगीज होती है। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा क्रूड एग्जांपल में समझाता हूँ। देखिए, मान लो जो इंडिया था, ठीक है, जो इंडिया था वो एज ए ट्रॉफी था, एज ए ट्रॉफी था, तो इनको ये उठाना था। तो ये अब मान लो आप मैचेस खेल रहे हैं, पहले पुर्तगीज के साथ खेला, फिर डच के साथ खेला और फिर फ्रेंच के साथ खेला। ब्रिटिश ही क्यों खेल रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गई थी।
अब जो पहला जो मैच था वो ब्रिटिश वर्सेस पुर्तगीज था। उसमें इन्होंने मान लो आप मैच फिक्सिंग की, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला पुर्तगीज को कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला हमें स्पाइसेस चाहिए। ब्रिटिशर्स ने बोला ठीक है, जो टॉप क्वालिटी का है वो एवरेस्ट होता है, वो नहीं है, लेकिन एमडीएच का चलेगा। उन्होंने बोला ठीक है, मसाला तो मसाला होता है, और उन्होंने उनको एमडीएच का मसाला दिया। मतलब ये है कि देयर वाज अ डील बिटवीन पुर्तगीज एंड ब्रिटिशर्स, एंड पुर्तगीज लेफ्ट इंडिया, ठीक है। ब्रिटिशर्स गेव देम सम एरिया, यानी कि ईस्ट इंडीज आइलैंड्स। अगर ये इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका होता था, और यहाँ पे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, यहाँ पे जो इंडोनेशिया का एरिया है, ठीक है, उसी साइड इन्होंने इन्होंने उनको एरिया दिया, बोला कि यहाँ से आप स्पाइसेस को ट्रेड करो। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो डच के पास चले जाते हैं और डच को बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। डच बोलते हैं हमें भी स्पाइसेस चाहिए, और ब्रिटिशर्स बोलते हैं टॉप क्वालिटी जो है वो एवरेस्ट है, वो नहीं है, कमाल का मसाला चलेगा। डच भी बोलते हैं मसाला तो मसाला होता है, क्यों नहीं, दीजिए। और उनके साथ भी एक डील होती है, और वो ब्रिटिशर्स इनको इंडोनेशिया के जो कुछ आइलैंड्स होते हैं वो इनको देते हैं। और फिर वो चले जाते हैं फ्रेंच के पास, पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। और जो फ्रेंच होता है वो बड़ा चालाक होता है, वो बोलता है हमें एवरेस्ट का मसाला चाहिए, और हम एवरेस्ट ही लेके रहेंगे, चाहे वो हमें तुमसे छीन के ही क्यों ना लेना पड़े। डेट इज़ वाई आप देखोगे कि ब्रिटिश और ब्रिटिश और फ्रेंच के दरमियान कोई भी डील नहीं होती है, सिर्फ लड़ाई होती है। और हम वहां पे देखेंगे कि एंग्लो कार्नेटिक वार्स होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको। अब देखेंगे हम कि क्या मसला है असल में। देखिए, जब बैटल्स हुए पोर्तुगीज और ब्रिटिश के बीच में, वहां पे एक समझौता हो गया, और जिसको हम बोलते हैं मैरिज अलायंस। जो ब्रिटिश प्रिंस था, चार्ल्स वन, उसको उसकी शादी करा दी गई पुर्तगीज की प्रिंसेस के साथ, जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगांजा। ये एक समझौता था, जिसकी वजह से हम आगे ये देखेंगे, जिसकी वजह से डील हुई थी। जो ये मैं अभी आपसे डील की बात कर रहा था कि उनको फिर बाद में बोला गया कि चलो आप ईस्ट इंडीज का एरिया ले लो, तो वो यही था। अब अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि 1612 में जो था वो बैटल ऑफ सोवेल ही हुआ था। वो पुर्तगीज और ब्रिटिश के बीच में था। उसके बाद 1636 में जब पुर्तगीज करते हैं कोशिश कि वो हुगली पे कब्जा जमाए। हुगली क्या है? हुगली मान लो आप बंगाल का एक रीजन है। उस टाइम जो बंगाल था वो माना जाता था सेंट्रल हब ऑफ ट्रेड। वो मान लो आप कुबेर ऑफ इंडिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे हैंडीक्राफ्ट भी होता था, एग्रीकल्चर भी होता था, नेचुरल रिसोर्सेज भी वहां पे पाए जाते थे, और ट्रेड तो वो वहां पे 10x पे था, ठीक है। अब इस पे सब कंटेंडर्स की नजर थी, और सब इस पे कब्जा जमाना चाहते थे। सबसे पहले 1636 में पुर्तगीज ने जब ट्राई की, तो वहां पे जो रूलर था, सेंट्रल रूलर जो था, वो शाहजहां था। शाहजहां था।
शाहजहां ने उनको वहां से खदेड़ा और उसने उनको पुश बैक किया। और जब 1686 में, ये पहले कब, 1636 में जब पुर्तगीज ने ट्राई की, उसके बाद 1686 में ब्रिटिशर्स ट्राई करते हैं, ठीक है। और वो भी कब्जा जमाना चाहते हैं किस पे, हुगली पे, ठीक है। लेकिन उस टाइम जो सेंट्रल रूलर था वो औरंगजेब था। ये जो दोनों सेंट्रल रूलर थे ये स्ट्रांग थे और कॉम्पिटेंट थे। इसी वजह से ब्रिटिशर्स वहां पे और सारे यूरोपियन कंटेंडर वहां पे फेल होते हैं कब्जा जमाने के लिए, ठीक है। और वो वेट करते हैं किस चीज का, अच्छे समय का, कि कब सेंट्रल रूलर वीक हो जाए और हम फिर से इस पे कब्जा जमाने की कोशिश करेंगे। 1739 में एक इवेंट होता है, ठीक है। ये जो डेट है ये आप नोट कीजिएगा, ये और ये 1739 में क्या होता है, बैटल ऑफ करनाल होता है, बैटल ऑफ करनाल, ठीक है। उस बैटल में क्या होता है, नादिर शाह अटैक करता है। मैंने आपको कल बताया था नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह अटैक करता है इंडिया पे, और जो वहां पे सेंट्रल रूलर होता है वो उस टाइम मोहम्मद शाह रंगीला होता है। अब क्या मसला होता है, जब मोहम्मद शाह रंगीला सुनता है कि नादिर शाह अटैक करने वाला है और नादिर शाह अटैक करने आया है, वो भाग जाता है, ठीक है, इनकम्पिटेंट रूलर। तो नादिर शाह वहां पे पीकॉक थ्रोन उठाता है और ले जाता है अपने साथ, और सारी वेल्थ दिल्ली की, दिल्ली की सारी वेल्थ। वो ना सिर्फ वेल्थ लेता है वहां से, बट ही ऑल्सो ह्यूमिलिएटेड इंडियन किंग्स, कि ये कुछ नहीं है, ये नाकारा है, बाकी सारी चीजें। और इस इवेंट की वजह से कंपनी जो है इनको क्लियर कट मैसेज मिल गई कि जो कंट्री है इंडिया की वो वीक लीडरशिप में है, और उनके जो एम्बिशंस थे अपने वो फिर से जाग जाते हैं, एम्बिशन जो थे इनके वो जाग जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, यही एम्बिशंस आपस में इनको एंग्लो कार्नेटिक वार्स छिड़ाती हैं। आइए अब इस चीज को डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, जब वास्को डी गामा आया इंडिया तो वो पहले साउथ अफ्रीका पहुंचा था, ठीक है। वहां पे उसकी मुलाकात एक गुजराती ट्रेडर था उसके साथ होती है। उसका नाम होता है अब्दुल मुनीक, ठीक है। वो एक साउथ अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। वहीं पे वास्को डी गामा को मुलाकात होती है अब्दुल मुनीक से, ठीक है। और जब ये दोनों इंडिया पहुंचते हैं वहां पे जोमोरन, ठीक है, जोमोरन मतलब वो ये टाइटल होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि ये नाम था। ये जोमोरन कौन था, ये केरला का बादशाह था, केरला किंग, ठीक है। तो वो इसको वेलकम करता है कहाँ पे, केरला के कोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आफ्टर द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया वाया सी रूट, आफ्टर टेकिंग द हेल्प ऑफ गुजराती ट्रेडर अब्दुल मनीक, ठीक है, द पुर्तगीज बिल्ड एडवांस्ड शिप्स एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज एट कैलिकट। देखिए, अगर ये इंडिया का मैप है, सबसे पहले जो
यहाँ पे जब पुर्तगीज आए उन्होंने इस रीजन पे कब्जा किया, केरला पे, और उसके बाद फिर महाराष्ट्र यहाँ पे गए, और फिर यहाँ पे ये वाली साइड, ईस्ट वाली साइड भी, यहाँ पे मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम वाली साइड, ठीक है। यही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि द पुर्तगीज। अच्छा, और एक बात, जो जब वास्को डी गामा यहाँ पे आया तो उसने जब ट्रेड किया तो कहा जाता है कि 90 टाइमर्स उसको प्रॉफिट हुआ था, जिसकी वजह से जो लिस्बन है वो ट्रेड करने में इतनी सफलता उनको मिली कि वो स्पाइस कैपिटल ऑफ यूरोप बन गई। लिस्बन जो है वो जो पुर्तगाल है उसका कैपिटल है, उस टाइम उसका कैपिटल था, ठीक है। तो जब वहां पे अब पुर्तगीज ने इतना ट्रेड किया इंडिया के साथ कि अब लिस्बन ही कैपिटल बन गई इसकी, यूरोप की स्पाइस कैपिटल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द पुर्तगीज सेटलर इन द एरिया ऑफ केरला, केरला के एरिया में ये जब सेटल हो गए, और उन्होंने 1503 में अपनी पहली फैक्ट्री कोलम में शुरू कर दी। और उसके बाद इन्होंने क्या क्या ऑक्यूपाई किया, छोला डायनास्टी के हार्बर्स। ये पहले आए थे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, लेकिन जब उन्होंने देखा, 3 साल तो इन्होंने पहले 1503 तक इन्होंने ट्रेड किया। जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे वीक रूलर है, इनकम्पिटेंट रूलर है, तो इन्होंने सोचा कि अब हम एक्सपेंशन ही क्यों ना करें। इसीलिए इन्होंने फिर एक्सपेंशन का सोचा, ठीक है। द पुर्तगीज देन एस्टैब्लिश्ड सेकंड फैक्ट्री इन कोचिन इन 1501। मैंने बताया आपको कि एक्सपेंशन करने जा रहे हैं ये अब, तो इन्होंने अब दूसरी फैक्ट्री क्या कोचिन में एस्टैब्लिश की। द पुर्तगीज लेटर ओपनड अदर ट्रेडिंग सेंटर्स इन कोची, दामन एंड दीव, ठीक है, यहाँ पे इस साइड। Under the pretext of protecting factories after their trading at the Portuguese start fortifying their centers। पुर्तगीज ने क्या काम किया, इन्होंने सोचा अब कि अब अगर हमें ये इन पे कब्जा करना ही है, तो इन्होंने अब यहाँ पे फोर्टिफाई किया इन चीज़ों को, अपनी फैक्ट्रीज को, जो इनके पास अपने अपने जो सामान थे, वो जहाँ जहाँ पे इन्होंने ऑक्यूपाई किया था, वहाँ वहाँ पे अब इन्होंने बहुत सारी जगहों पे फोर्टिफाई किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पुर्तगीज गवर्नर्स है जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, 1505 में जब ये एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो पुर्तगीज गवर्नर यहाँ पे आता है उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 से 1509 तक यहाँ पे होते हैं। ये पहली गवर्नर हैं पुर्तगीज के जिन्होंने जिनको अपॉइंट किया किंग ऑफ पुर्तगाल ने, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसी ने ये पहला पुर्तगाल का जो गवर्नर है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। इसका मतलब क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मान लो यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इस साइड, तो इन्होंने यहाँ पे ओशन है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे अपने जहाज बनाए, जहाज फोर्टिफाई रखे, जैसे कि मतलब लाइनर्स होती है। तो जब इन्होंने यहाँ पे अपने जहाज तैनात किए ताकि अगर और कोई यहाँ पे आए तो उस पे हमला कर सके, और उस जहाज को यहाँ आने ना दे, क्योंकि ये यहाँ पे चाहते थे डोमिनेंस, ठीक है, मोनोपोली चाहते थे यहाँ पे। इसीलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई यहाँ पे, टू स्ट्रेंथन द पोर्तुगीज पोजीशन इन इंडियन ओशन, ठीक है। उस देखिए, आपको ज्यादा फैक्टर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उतनी ही काफी है। अब जो दूसरा गवर्नर था वो था अल्फांसो द अल्बुकरे। ये 1509 से 1515 तक यहाँ पे रहा। इसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज एम्पायर इन इंडिया बोला जाता है। इसने एस्टेब्लिश किए हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोची और केरला में, मतलब जो आज का केरला है, ठीक है। 1510 में इसने एक वार किया यूसुफ आदिल शाह के साथ, जो कि सुल्तान था बीजापुर का, और वहां से इसने कैप्चर किया क्या, मलेशिया, जो उस टाइम का मेन ट्रेडिंग मार्केट था। ये आपको याद रखना है, ये 2 पॉइंट। और उसके बाद उसने क्या किया, इसने इंडियंस को अपनी आर्मी में ज्वाइन करवाया और गोवा को कल्चरल कैपिटल ऑफ पुर्तगाल बनाया। अगर आप आज भी देखोगे तो गोवा में पुर्तगीज का जो इन्फ्लुएंस है वो आज भी देखा जाता है। उसके बाद तीसरे जो पुर्तगीज गवर्नर थे वो थे नीनो दा
कूना। 1530 में ये जो गवर्नर है नीना द कूना, इसने क्या किया, इसने कैपिटल ही शिफ्ट की, कहाँ से, कोचिन से गोवा। In 1530, he shifted the Portuguese capital from Cochin to Goa. He later snatched away the areas of Madras and established Fort Saint Thomas. और यहाँ पे फोर्ट सेंट थॉमस इसने एस्टेब्लिश किया। बाद में इसी फोर्ट पे लड़ाई भी होती है। उसके बाद जो चौथा यहाँ पे गवर्नर था, उसका नाम था जॉन दी कास्त्रो। वो कहाँ से कहाँ तक रहा, वो 1500 से 1548 में रहा, 48 तक रहा। और ये एक वाहिद गवर्नर है जो लगभग 50 ईयर्स तक यहाँ पे रहा। इसने क्या किया, इसने कंट्रोल, ही टुक द कंट्रोल ऑफ सेल्सी बेसिन महाराष्ट्र एंड कोयम्बटूर। जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये यहाँ पे इन्होंने फिर एक्सपेंशन शुरू किया, यहाँ से महाराष्ट्र लिया और यहाँ से फिर बाद में मसूलीपट्टनम लिया, और फिर लास्ट में क्या किया इसने, इसने बम्बई को कैप्चर कर लिया, बम्बई को कैप्चर कर लिया। ठीक है, ही कैप्चर्ड द बम्बई, ये आप याद रख लेना। ठीक है, मैं इसको बाद में कनेक्ट करूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। अब इनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोला जाता है, देखिए अगर आप देखोगे यूरोप अगर यहाँ है, इसके यहाँ पे जो है इंडिया है, जो यूरोप के ईस्ट में है उनको इन्होंने बोला ईस्ट इंडियन कंपनीज, मतलब ईस्ट इंडियन। और जो यूरोप के इस साइड है उन्होंने इसको बोला वेस्ट इंडियन। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे इन्होंने बोला था रेड इंडियंस है, वही वो वेस्ट आता है, वो वेस्ट में आता है यूरोप के, इसीलिए वेस्ट। और इंडिया ईस्ट ईस्ट में आता है तो इसीलिए ईस्ट इंडियन कंपनी। दे वर नेटिव्स ऑफ हॉलैंड, डच वाले क्या थे, ये हॉलैंड के रहने वाले थे, नीदरलैंड। दे वर द सेकंड यूरोपियन ट्रेडर्स टू अराइव इन इंडिया आफ्टर द फ्रेंच, आफ्टर द यहाँ पे आएगा पोर्तुगीज। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ हॉलैंड पासिस a resolution and formed the Dutch East Indian Company. It was the world first multinational company. देखिए ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये पहली, दुनिया की सबसे पहली मल्टीनेशनल एमएनसी, जिसको आज हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, वो थी। और ये प्राइवेटली ओनर्ड थी, और इसके जो मर्चेंट्स थे उनको क्या शेयर देते थे। यानी कि आज का जो शेयर मार्केट है वो तब 1600 की बात हो रही है, लगभग तब की बात हो रही है, तब ये शेयर्स और डिविडेंड्स देते थे। देखो ये कितना आगे है हमसे। अब उसके बाद क्या हुआ, द डच ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द मसूलीपट्टनम। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली फैक्ट्री कहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस की और कहाँ कहाँ ओपन की। अच्छा, फिर क्या किया, मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली, कब, 1605 में। एंड मेड पुलिकट एज इज हेडक्वार्टर, यानी कि कैपिटल इन्होंने पुलिकट बनाया। ठीक है, इसको मैंने लास्ट में टेबल में भी आपको रिमेंबर करने के लिए बनाया है। दे आल्सो स्टार्ट एस्टेब्लिशिंग देयर फैक्ट्रीज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में इन्होंने क्या स्टार्ट करना किया, फैक्ट्रीज बनाने। ठीक है, बट गॉट मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडोनेशिया। मैंने आपको बताया था कि जब मैं एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा रहा था, क्रूड एग्जाम्पल में जब मैंने आपको दिया कि जब मैंने उस टाइम आपको बताया कि इंडोनेशिया फिर बाद में ये चले गए, क्योंकि इन्होंने डील की थी किसके साथ, ब्रिटिश के साथ। बट गॉट मोर प्रॉफिट फ्रॉम इंडोनेशिया, सो दे लेटर लेफ्ट द क्लेम ऑन इंडिया एंड रिटर्न ऑफ स्पाइस आइलैंड्स। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। देखिए अब ब्रिटिश को कैसे पता चला कि अब ब्रिटिश को कैसे पता चला इंडिया के बारे में। देखिए एक पायरेट है, मान लो आप जैक स्पैरो के जैसा, ठीक है, उसका नाम है फ्रांसिस ड्रेक। ये जब फंस जाते हैं अपने इंग्लैंड में, मतलब ये एक पायरेट है तो कभी ये फंस जाता है। ठीक है, ये डील करता है फिर महारानी के साथ, यानी कि क्वीन के साथ ये डील करता है कि अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाओगे, आप मुझे छोड़ोगे कि नहीं। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट उस टाइम की क्वीन होती है, वो उसको बोलती है ठीक है बताओ। इसने क्या देखा था, ये एक पायरेट था, इसने कैप्चर की थी एक शिप जो लिस्बन जा रही थी। ठीक है, वहां से उसको पता चला कि
उस शिप में मसाले भर भर के थे, क्योंकि वो ट्रेड जो जो लिस्बन जा रही थी वो उसमें जो पुर्तगीज ट्रेड कर रहे थे उसमें वो सारा सामान था, यानी कि उसमें मसाले थे, उसमें बाकी सारी चीज थे जो यहाँ से ये ट्रेड करने के लिए ले जा रहे थे, जिसका दाम वहां पे बहुत ज्यादा हाई था। तो क्वीन ने क्या किया, क्वीन ने पहले प्राइवेट मर्चेंट्स भेजे। याद रहे कि ये जो मर्चेंट्स है ये प्राइवेट है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। 1951 में जेम्स लेक्स्टर आते हैं, फिर 1956 में बेंजामिन आते हैं, और फिर 1958 में जॉन मिल्डन हॉल आते हैं, और फिर 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है उसका नाम ये है एलिजाबेथ टेलर वन, ये रॉयल चार्टर इशू करती है। चार्टर क्या होता है, चार्टर होता है ऑर्डर एक टाइप का, ठीक है, इशू करती है, जिसमें लिखा होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो नेक्स्ट 15 साल तक इंडिया में ट्रेड करेगी, और ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्बेसडर इन इंडिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे, आपको मैं तकलीफ होगी देखने में। 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं, वो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं कि हम यहाँ पे सूरत में फैक्ट्री डालना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, लेकिन जो जहांगीर होता है वो उसको डिनाई करता है, मानता ही नहीं है, क्योंकि जहांगीर को पुर्तगीज ने बोला होता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी जो है, जो ये लोग हैं ये अच्छे नहीं होते हैं, और इन्होंने उनको फोर्स किया था कि सीधी सी बात है, जब आपको कहीं पे फायदा है तो आप क्यों दूसरे इंसान को फायदा लेने जाओगे वहां पे, है ना। उसके बाद 1613 में थॉमस एल्डवर्थ आए और उन्होंने जहांगीर के कोर्ट में विजिट किया, और उन्होंने सेम परमिशन मांगा, यानी कि उन्होंने बोला कि हमें फैक्ट्री खोलनी है सूरत में, लेकिन जहांगीर ने उस टाइम उसको परमिशन दिया। क्यों दिया, क्योंकि इसके दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि जो थॉमस एल्डवर्थ है उसको पर्शियन आती थी, और जहांगीर बहुत इम्प्रेस हुआ जब उसने एक इंग्लिश मैन को पर्शियन करते हुए देखा। दूसरा रीजन ये था कि उस टाइम पुर्तगीज जो थे वो मुसलमानों को वहां पे धर्म परिवर्तन कराते थे, और उसके बाद वो लूट मार कर रहे थे वहां पे, और चोरी डकैती कर रहे थे। जहांगीर उनसे परेशान हुआ था, तो इसलिए उन्होंने उसको परमिशन दिया। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जहांगीर वाज ऑलरेडी इम्प्रेस्ड बाय द इंग्लिश अचीवमेंट्स एंड इरिटेटेड बाय द पोर्तुगीज बार्बरिक एक्टिविटीज, अलाउड द इंग्लिश टू डू सेम, ही न्यू पर्शियन, यानी कि उसको पर्शियन आता था। उसके बाद क्या हुआ, फरवरी 1613 में एक रॉयल डिक्री ऑर्डर हो गई, जहां पे जहांगीर ने बताया कि ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री खोल, मतलब वो अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं, किसमें, सूरत में, ठीक है। 1615 में सर थॉमस रो आते हैं और क्या करते हैं, वो जाते हैं जहांगीर के कोर्ट में और उनसे पूछते हैं कि सर हमें फोर्टिफाई करना है अपनी फैक्ट्रीज, ट्रेडिंग फैक्ट्रीज को, और थोड़ा सा एक्सपेंशन करना है, क्योंकि हमें जो तकलीफ होती है वो ये है कि जो पुर्तगीज है वो हम पे हमला करते हैं, और हमें अपने आप को बचाने के लिए इसको फोर्टिफाई करना है, इसलिए आप हमें परमिशन दीजिए, क्योंकि ये सेंट्रल किंग था इसलिए इसको परमिशन देनी पड़ी। और यहाँ पे जहांगीर ने गलती की, इन्होंने उनको परमिशन दिया फोर्टिफिकेशन का, और अब इन्होंने क्या काम किया, एक तो फोर्टिफिकेशन किया और उसके बाद इन्होंने अपनी आर्मी भी वहां पे रखी। इन्होंने जहांगीर को बोला, जब जहांगीर ने इनसे पूछा कि आर्मी क्यों रख रहे हो, इन्होंने बोला सर ये आपके लिए नहीं है, ये हमें पुर्तगीज के लिए है, वो हमारे ट्रेड को बहुत हैम्पर कर रहे हैं, इसलिए हमें इनसे बचने के लिए हमने ये आर्मी रख ली। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1616 टू आस्क परमिशन टू ओपन ट्रेडिंग फैक्ट्री इन ऑल द मुगल एम्पायर, ठीक है। एक तो ट्रेडिंग फैक्ट्रीज
सारे मुगल एम्पायर में इनको बनाने थे, ठीक है। और कंसेशंस की बात की और फोर्टिफिकेशन की बात की उसमें, और वो सारे इन्होंने जहांगीर ने इनको दिए। उसके बाद क्या हुआ, बाय 1619 कंपनी ट्रेडिंग फैक्ट्रीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद, बड़ौदा, बरोची, आगरा एज वेल, ठीक है। 1600, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना एक्सपेंड करना है, मैंने आपको बताया। तो 1690 में इन्होंने एक्सपेंशन किया, अहमदाबाद में किया, बड़ौदा में किया, आगरा में किया। और अब उन्होंने क्या किया, दे स्टार्ट मिंटिंग कॉइन्स एंड लेटर कैप्चर्ड मनी फोर्ट्स इन साउथ इंडिया टू, यानी कि पुर्तगीज के फोर्ट्स भी उन्होंने कब्जा किया। वहां पे जो फोर्ट्स थे उनको उन्होंने कब्जे में लिए और उनको अपने अंडर लिए, ठीक है। दे स्टार्ट कॉलोनाइजिंग इन मद्रास, अब इन्होंने क्या किया, कॉलोनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट किया मद्रास में, एंड मेड इट एज देयर कैपिटल, मद्रास को इन्होंने कैपिटल बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दे कंस्ट्रक्टेड द सेंट जॉर्ज एट मद्रास, यानी कि ये तो आपको पता ही है। बाय 1619 द कंपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद, ट्रेडिंग फैक्ट्रीज अब एस्टैब्लिश हो गए कहाँ पे, यहाँ पे उन्होंने बनाने की कोशिश की, अब यहाँ पे बन गई है अहमदाबाद में, बड़ौदा में, बरोचा में और आगरा में। लेटर क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि जब पुर्तगीज के साथ इनकी डील हुई थी, तो ब्रिटिश जो प्रिंस थे किंग जेम्स वन, ठीक है, उनको क्या हुआ था, उन्होंने जब मैरिज की थी, उन्होंने जब शादी की थी पुर्तगीज प्रिंसेस के साथ, कैथरीन ब्रिगांजा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। तो पुर्तगीज के जो मतलब उन्होंने उसको डाउरी में दिया था बम्बई, मतलब दहेज में उन्होंने बम्बई दिया था, क्योंकि पुर्तगीज ने वहां पे बम्बई ऑक्यूपाई किया था। मैंने आपको ऊपर वाली स्लाइड में यहाँ पे बताया था कि जो पुर्तगीज है उन्होंने यहाँ पे बम्बई को कैप्चर किया था, ये। तो उस बम्बई को वो ब्रिटिश के जो प्रिंस होते हैं उनको एज ए डाउरी में गिफ्ट देते हैं बम्बई को ही, ठीक है। तो जो अब वो ब्रिटिश का प्रिंस है, वो क्या करता है, वो देता है इस बम्बई को, किसको, ईआईसी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, लीज पे 10 साल के लिए। 10 साल के लिए जब ये लीज पे देते हैं इनको, और 10 पाउंड पर ईयर के हिसाब से इनको ये लीज पे देते हैं। उसके बाद गेराल्ड ऑगियर जो होते हैं वो पहले गवर्नर बनते हैं बम्बई के, और लेटर ये बम्बई जो है बम्बई प्रेसिडेंसी बनती है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब क्या हुआ, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में क्या होता है, मिनिस्टर होता है किंग लुई का, कॉलबर्ट उसका नाम होता है, ठीक है, किंग लुई 14 जो होता है, उसका जो मिनिस्टर होता है वो एक ऑर्डर पास करता है कि हम भी अपनी एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम FEIC, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी। 1667 में फ्रांसिस कैरी सूरत आते हैं और अपनी फ्रेंच फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। फ्रांसिस मार्टिन कौन है, वो आते हैं यहाँ पे और पुडुचेरी को ऑक्यूपाई करते हैं। इसको पहले पुडुचेरी बोलते थे, फिर पौंडीचेरी बोला गया, अब वापस में पुडुचेरी बोलते हैं, और हेडक्वार्टर वहीं पे बनाए, यानी कि सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो सूरत में बनाई, हेडक्वार्टर पुडुचेरी में बनाए, और फ्रांसिस मार्टिन जो है उन्होंने लेटर पुडुचेरी में क्या, इन्होंने लेटर पुडुचेरी में अपने फैक्ट्रीज भी खोले। 1742 में क्या होता है, जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले, डुप्ले इसका नाम होता है, ये फ्रेंच गवर्नर जनरल होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। और इसके दौर में फ्रेंच बहुत ही ज्यादा राइज करता है। मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में कोई भी डील नहीं होती है, इसलिए, क्योंकि जो डुप्ले होता है ये बहुत खतरनाक बंदा होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने आपकी आसाइश के लिए यहाँ पे कंपनी नेम, फर्स्ट फैक्ट्री और इनके कैपिटल्स रखे हैं, क्योंकि ये
अक्सर पूछे जाते हैं। पुर्तगीज का जो पहली फैक्ट्री थी वो कैलिकट में थी और हेडक्वार्टर्स पहले कोचिन में थे, फिर बाद में गोवा में शिफ्ट किए। डच का जो फर्स्ट फैक्ट्री था वो मसूलीपट्टनम में था और पहले हेडक्वार्टर पुलिकट में थे, उसके बाद बाद में नागापट्टनम में थे। ठीक है। ब्रिटिश ने पहले 1611 में साउथ इंडिया में खोले। मैंने आपको बताया था कि जहांगीर ने उनको इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन आपको अगर मिडल इंडिया के बारे में थोड़ा सा पता है, वहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ रूलर थे वो अलग अलग होते थे। साउथ की तरफ जब उन्होंने सोचा कि अब नॉर्थ का जो नॉर्थ में जो परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर अब साउथ में ट्राई करते हैं, तो इसीलिए पहली फैक्ट्री उन्होंने साउथ इंडिया में खोली मसूलीपट्टनम में, उसके बाद नॉर्थ इंडिया में खोली सूरत में, और इनका जो कैपिटल था वो मद्रास में था। फ्रेंच का क्या था, फ्रेंच ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली और पुडुचेरी इनकी कैपिटल थी। अब हम देखेंगे कि एंग्लो कार्नेटिक वार्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा कि पुर्तगीज और डच जो है वो आउट ऑफ द रेस हो चुके हैं, वो अब कहीं दूर इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं, आधे इंडोनेशिया में और आधे इंडोनेशिया के बगल अगल में। ठीक है, अब एंग्लो कार्नेटिक वारस क्या होता है। देखिए, एंग्लो का मतलब होता है एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्रिटिश। कार्नेटिक मतलब अपर पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ये कर्नाटका का रीजन नहीं होता है। ठीक है, बड़े सारे लोग इसको मिसप्रिंट करते हैं कि कार्नेटिक मतलब कर्नाटका के रीजन है। ये अगर इंडिया का मैप है तो कार्नेटिक का जो रीजन है मैं आपको आगे के लेक्चर में दिखाऊंगा, ये मान लो आप कार्नेटिक का रीजन है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये कार्नेटिक का रीजन है, ये वाला अपर पार्ट ऑफ तमिलनाडु महाराष्ट्र कन्याकुमारी, ये आपको याद रखना है। अपर पार्ट ऑफ तमिलनाडु महाराष्ट्र कन्याकुमारी। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रेड ओनली। इनिशियली दे डिड नॉट हैव एनी पॉलिटिकल मूव्स इन इंडिया। उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच फोर्टिफाइड देयर फोर्ट्स बेसिकली टू डिफेंड देमसेल्व्स, जैसे ब्रिटिशर्स ने बोला वैसे इन्होंने भी बोला, फ्रॉम ब्रिटिश एंड डच। दिस वाज ऑल्सो द रीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेंच आर्मी इन इंडिया। इन्होंने जब फ्रेंच, मैंने आपको बताया था अभी ब्रिटिश ने आर्मी बनाई, वैसे ही फिर फ्रेंच ने भी यहाँ आर्मी बनाई और यहाँ पे फोर्ट्स भी बनाए और यहाँ पे जो है फोर्टिफिकेशन भी की। अब ये एंग्लो कार्नेटिक वार जो है ये क्या थे, ये टोटल 3 हुए। ठीक है, हम इसको कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं आउटलाइन दूंगा इसके बारे में। फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार जो है उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस। ठीक है, उसके जब ये बैटल ऑफ सेंट थॉमस हुआ उसमें फिर एक ट्रीटी साइन, आप यहाँ पे देखोगे हमेशा मॉडर्न इंडिया में कि बैटल होता है उसके बाद ट्रीटी होती है, फिर से बैटल होता है, फिर से ट्रीटी होती है, जब तक कि ब्रिटिश को अपना फायदा नहीं हो जाता है तब तक हमेशा ट्रीटी आती रहेंगी। ठीक है, अच्छा तो क्या हुआ, बैटल ऑफ सेंट थॉमस हुआ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम ट्रीटी ऑफ मद्रास था, और यहाँ पे जो थे वो फ्रेंच ने ये फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वार जीता। ठीक है, फ्रेंच डोमिनेटेड। उसके बाद सेकंड एंग्लो कार्नेटिक वार हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ अम्बोर, और उसके बाद ट्रीटी साइन हुई। मैंने बताया ना, बैटल होगा ट्रीटी होगी फिर से बैटल होती है, बैटल ट्रीटी बैटल ट्रीटी बैटल ट्रीटी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, बैटल ऑफ अम्बूर हुआ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुई जहां पे ब्रिटिश ने डोमिनेट किया। उसके बाद थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वार होता है जहां जिसका नाम होता है बैटल ऑफ वेंडी वॉश, और यहाँ पे ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। यहाँ पे ब्रिटिश डोमिनेट होती है और विनर हो जाती है, और यहीं पे फ्रेंच लोगों का किस्सा भी खत्म होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है क्योंकि ये बाद में फिर एज ए क्लाउन काम करते हैं। सो ये मैप है, तो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो रीजन है यहीं पे ये चारों है, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश और पोर्तुगीज आपस में, और यहीं से ये आते हैं यहाँ से इंडिया में। ये आते पहले इस रास्ते से, लेकिन उस टाइम यहाँ पे जो सुएज कनाल है वो ओपन नहीं हुआ था, सुएज कनाल जो है वो ओपन नहीं हुआ था यहाँ पे, इसीलिए इनको बड़ा लंबा सफर करना पड़ता था। अरब के लोग जो आते थे वो यहाँ से आते थे इंडिया, ये वाला। ठीक है,
ये मैंने दोनों रूटर्स कल के लेक्चर में आपको पढ़ाए हैं। और ये यहाँ से आते थे, फिर जब ये सुएज कनाल ओपन हुआ फिर यहाँ से आते थे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे और आपने सब्सक्राइब की होगी ये चैनल। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज़ को शेयर कीजिए और हमारी बाकी लेक्चर सीरीज़ भी देखिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।